शुरू उस रब्बे करीम के नाम से। इस सेशन में हम आपको जो है वो इसका नाम थोड़ा सा आपने देखा होगा कि हम सेशन विद इन्विजिलेटर रखा है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं है। हम एक दूसरे के साथ पहले भी मिलते हैं, अभी भी मिल रहे हैं। थोड़ा सा ये मोड चेंज किया है कि हम इसको जूम पे ले गए हैं ताकि आपको यहाँ पे आके ये जहमत ना करनी पड़े। अल्लाह ताला से ये दुआ, इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। और ये दुआ कि अल्लाह ताला मेरे जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। इस सेशन को हम डिवाइड किया है, ये कुछ हमारे पास नए लोग ऐड हो रहे हैं और मेरा ये था कि इस सेशन को हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इस वजह से ये एक जो है वो इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। तो छोटी छोटी स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उस स्लाइड्स के बारे में। आपने खुद स्लाइड को पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ के नहीं सुना। इस वजह से आप स्लाइड के ऊपर ध्यान दें, मेरी बातों के ऊपर ध्यान दें, ताकि हम एग्जामिनेशन को बेहतर से बेहतर कर सके। जो सजेशन होंगी वो हम बाद में आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे और उसमें आपका तरीका ये होगा कि आप जो है वो हैंड रेस करेंगे। और जो मेरे साथ जो मेरी टीम है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपनी टीम के साथ। मेरा आप लोगों को अपने नाम से मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम उमर है, मैं एग्जामिनेशन यहाँ पे मैनेजर एग्जामिनेशन देख रहा हूँ लाहौर सेंटर में। मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें मारिया सहर है एज असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन, और यहाँ पे उस्मान दुरानी साहब हैं जो कि ऑफिसर एग्जामिनेशन हमारे साथ। और ये सब आप, वी आर द टीम। हम टीम की तरह इसको लेके चलेंगे, इसलिए हमने इसका कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं बनाया। ये एक सेशन आपके लोगों के साथ रखेंगे और आप लोग इंशाल्लाह इसको जो है वो बेहतर तरीके से आगे समझ सकेंगे। बहुत से लोग इसमें जो है वो पुराने हैं, जो हमारे साथ बड़े अरसे से इन्विजिलेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैं वहाँ पे उस टाइम पे जो है सेशन के दौरान में जो है वो इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा, वो आपसे अपने जो है वो शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप लोगों को फायदा होगा। वहां पे क्या हो रहा है कि जब आप नया बंदा जो इन्विजिलेटर आता है और पुराने बंदों के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो फिर वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको पता नहीं होता। तो हमने कोशिश ये की है कि इस सेशन में उसको कवर किया जा सके। प्रॉपरली तो नहीं हो सकता, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक भी नहीं होंगे आप इंशाल्लाह। इसमें वहां पे जाके आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये हम इस तरीके से इसको लेके चलें। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, इसमें ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब यही है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एक इन्विजिलेशन जो है वो इंटेग्रल पार्ट है इस पूरे एग्जामिनेशन का। और ये कैसे होगा वो आपको पता चल गया है। रिपोर्टिंग टाइम इसके अंदर ये बड़ा अहम चीज जहाँ पे हम इसको फोकस्ड, इसलिए इसको हाईलाइट भी किया, फोकस किया है। 75 मिनट्स बिफोर आपने एग्जामिनेशन में पहुंचना है। ये बड़ी दफा हम कह चुके हैं और इसी वजह से हम इसको जो है बार बार हाईलाइट भी करते हैं कि आपका जो है जो है टाइमिंग का इशू जो है वो काफी चल रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि टाइम को थोड़ा सा बेहतर पोजीशन पे लेके जाएं। इसलिए यहाँ पे एक चीज लिखी है कि 7:45 AM शार्प, क्योंकि शार्प हो नहीं रहा, इस वजह से आप लोगों को कहा कि शार्प कर दें इसको। तो ट्राई करें, इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है और उस टाइम को मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से ये हमने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। क्योंकि हमने आपको जो है वो स्क्रिप्ट्स भी देनी होती हैं, आपको यूनिट पे पहुंचाना होता है। यूनिट के प्रॉपरली जो है वो
अगर वहां पे पहुंचे नहीं होंगे और एंट्री होगी और फिर इशू ये आएगा कि बच्चे को अपनी सीट नहीं मिलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम लोग देखें, पुराने बंदे हैं, हम ही उनको जो लेके चलेंगे उसी तरह वो आगे जो है ना वो इनहेरिटेंट ये चीज चलती। तो कोशिश करें, मेरे हिसाब से तो कोशिश नहीं, इसको कहना चाहिए 100% जो है वो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए जिस तरह हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें अब हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं क्योंकि ईच इन्विजिलेटर शैल बी इन चार्ज ऑफ द। अब ये आपको बता दें कि वो जो हर यूनिट, हमने यूनिट बनाए होते हैं, आपको ये पहले भी गाइड हम कर चुके हैं, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि हम पॉकेट्स बनाते हैं 70 80 90 की ये पॉकेट होती है, जिसमें हम जो है वो सिटिंग प्लान के मुताबिक अपने 80 भी रखते हैं, 90 भी रखते हैं, 70 भी रखते हैं। और वहां पे जो है वो दो जूनियर इन्विजिलेटर और एक उनका सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर दो तरह से हो सकता है, क्योंकि इस सेशन में हमने अपने नॉन मेंबर्स को भी इनवाइट किया हुआ है जो कि सुपरवाइजरी रोल में है। तो कुछ हो सकता है कि इसमें जो है वो नॉन मेंबर भी हमारे पास आ रहे हैं। तो उन उस हिसाब से हम देखें तो एक नॉन मेंबर मेंबर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और एक दो उसके साथ जूनियर इन्विजिलेटर जो है वो हम उनको जो है वो अ, एक यूनिट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने पहले सेशन में ये कहा कि पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि वो तीनों रिस्पॉन्सिबल है। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर रखें कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आपका यूनिट है, यू आर द इंचार्ज। तो इस चीज को मद्देनजर रखें, ये नहीं कि जी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरे तो इतनी लाइनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा नहीं है। यू आर द इंचार्ज ऑफ। देखें, एक एक 70 का आपको एक पॉकेट मिली है या 80 की पॉकेट मिली है, तो आप उस पूरे के इंचार्ज हैं। तो कोशिश करें इसको इस तरह लेके चलें। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया जी, आंसर स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसको आपने जो है वो अनऑक्युपाइड सीट पे जो बच्चा नहीं बैठा उसके ऊपर लेफ्ट नहीं छोड़ना, नहीं उसके ऊपर, उसको उसी तरह आपने अपने पास रखना है। जब आ जाता है बच्चा तो उसको प्रोवाइड करना। अच्छा, इस ये जो है ये हम आपको जो ड्यूटीज की जो है वो एक लिस्ट हमने बनाई है, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। आगे जब हम ऑन द आगे जाके हम आपको डे के ऊपर पूरी तरह आपको बताएंगे कि उस डे में, एग्जामिनेशन डे में हम आपने क्या वर्किंग करनी है, वो भी हमने एक स्लाइड बनाई है। तो एक दफा इसको गो थ्रू करने ताकि आप उस मोड में आ जाए कि एग्जामिनेशन का एक स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे लेके चल। अच्छा, कोई भी आपको इसमें एडमिट कार्ड का इशू आ रहा है, कोई आपको बच्चा कहता है जी मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, जो है वो कार जो उसका CNSE कार्ड नहीं है, इस तरह की जो भी जितनी भी आपकी जो है वो अ, आपको आप किसी किस्म की भी आपकी चीज होती है, वायलेंस होती है, तो आप एग्जामिनेशन वहां पे एडमिन टीम होती है, सबसे ज्यादा जो है ना वो सेंटर सुपरवाइजर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द उस सेंटर का। तो सेंटर सुपरवाइजर को आप हर चीज बता सकते हैं। ठीक है, ये आगे कई जगह पे ये चीज आएगी, तो इसको हम बार बार हाईलाइट नहीं करते, एक दफा ही आपको बता दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की भी आपको कोई प्रॉब्लम है, वहां पे एडमिन टीम होती है आई कैप की, और उसके अलावा सेंटर सुपरवाइजर इज द कैप्टन ऑफ द शिप है। ही और शी जो भी होगा वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। वो आपको जो है वो आपको उस प्रॉब्लम के बारे में आपने उसको बता सकते हैं। बाकी कोई मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, वो मोबाइल स्टूडेंट को भी नहीं लाओ, आपको लोगों को भी अलाउ नहीं है। वो प्रॉपरली आप बाहर जमा करा के आएंगे। अगर आप जिस सेंटर में वो ऐसी फैसिलिटी नहीं होगी तो आपकी एडमिन टीम जो है वो आपसे वहां पे ले लेगी। ठीक है, और जाते हुए आप वो ले लें। नो स्मोकिंग, बाहर भी अंदर भी। वो जो 3 4 घंटे आपसे हमने लिए हैं वो स्मोकिंग के बगैर आपने गुजारने हैं। जो स्मोकर्स हैं उसको चाहिए कि वो अपना कोटा पूरा करके आए और बाद में उसका कोटा जो है वो पूरा कर ले। तो इस दौरान में आपसे जो है हम ये चाहते हैं कि ये चीज जो है वो ना हो।
अच्छा, अब ये भी एक चीज नीचे अगर आप पढ़ेंगे, वंस द एग्जामिनीज टेक देयर सीट एडवाइज देम टू क्वाइट। अब ये भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उनको चुप कराना है। आप उनको ये नहीं कहेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं आई कैप की एग्जामिनेशन की बात करूंगा, तो ये इस वजह से आपको ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं, हमारे पास एज वाइज अगर देखें स्टूडेंट, तो वो 80-90 से लेके और जो है वो 25-30 तक एज के स्टूडेंट्स हैं। तो हम हर बच्चे के साथ जो है ना वो प्रॉपरली जो है वो ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई झाड़ के हम उनको बताएं। ठीक है, थोड़ा सा कभी उसके ऊपर आपको करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि पोलाइटनेस जो है वो आपकी हो स्टूडेंट के साथ, और आप उसको कहें कि बी क्वाइट के आप एग्जामिनेशन सेंटर आ गए, अब आप जो है क्वाइट होकर बैठें ताकि पेपर का आगे प्रोसेस चल सके। बाकी 20 मिनट्स के बाद जो है वो आप, क्योंकि ये मैं नॉन मेंबर के साथ और जो सुपरवाइजर है उसके साथ मुखातिब हूँ, उसने क्या करना है कि उसने एडमिट कार्ड चेक करना है। और इससे पहले एक बड़ी अहम चीज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमने उसको मिस किया है, खुद ही मिस किया है, हमने लिखा नहीं है कि आपका जो पेपर का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि आप जो है, अगर हमारा सुबह का सेशन है जो कि 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, जब स्टार्ट हो रहा है 9 बजे, तो इसका मतलब है कि आपने 8:45 पे जो है वो आंसर शीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी। ठीक है, ये कहीं पे लिखी नहीं हुई, रिटर्न रिटर्न नहीं है, इस वजह से हम आपसे इसको इसमें हमने इसको रिटर्न नहीं किया, हम आपको उसमें गाइड करें। वो इस वजह से कि ताकि वो 15 मिनट में वो बच्चा अपना जो है स्क्रिप्ट को, उसका जो पर्टिकुलर्स हैं वो प्रॉपरली फिल कर दे, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आगे जाके जो है एक हम वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें न्यू आंसर स्क्रिप्ट जो है उसके बारे में पूरी डिटेल है, और वो आपको वहां पे जाके जो है वो पता चलेगा। उस हिसाब से आप उसको जो है वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 9 बजे आपने क्वेश्चन पेपर देना है। आंसर शीट तब तक लिखी नहीं जाएगी, सिर्फ अपने पर्टिकुलर फिल करेगा, उसके ऊपर वो और कोई चीज लिख नहीं सकता। पहला पेज उसका फिल करेगा जिसे आप पर्टिकुलर्स कहते हैं, जिसमें उसका नाम है, पेपर का नाम है, बबल शीट है। वो बबल शीट उसने फिल करनी है, वो आगे जाके आपको वीडियो में प्रॉपरली सारी चीजें समझ आ जाए। 9 बजे हम क्वेश्चन पेपर देंगे जो कि उसका रीडिंग टाइम होगा 15 मिनट्स। इसका मतलब है कि 9:15 पे 9:15 पे हम उसको इजाजत देंगे कि वो अपना आंसर शीट के ऊपर लिख सके, विद जो है कंप्यूटर के उसके साथ, सॉरी, आपके क्वेश्चन पेपर के से देख। अब क्वेश्चन पेपर पे कुछ चीजें हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके ऊपर सिर्फ अपना रोल नंबर के अलावा और कोई चीज लिखी नहीं जा सकती, रिटर्न नहीं है, सिर्फ आपने उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये चीजें आपने स्टूडेंट को गाइड भी करनी है और उनको बता। एक बड़ी अहम चीज इसमें है कि जो बॉल पॉइंट है ना वो ब्लैक कलर के अलावा ये आप लोगों ने गाइड करना है उनको। बाहर भी लिखा होता है, स्टूडेंट को चला भी जाता है, ये सारी चीजें गाइडलाइन में भी उनको गई होती हैं, लेकिन फिर भी देखें स्टूडेंट है ना, वो किसी टाइम क्योंकि ब्लू चल रहा होता है, मार्केट में चल रहा है, तो वो ब्लू लेके आ जाता है, फिर वो लिखना शुरू है। तो आप तभी आपको पता चल जाता है, वो 15 मिनट पहले जब आपने उनको शीट दी है तभी पता चल जाएगा उसने अपनी शीट पे अगर तो ब्लू से लिखना शुरू कर दिया अपने पर्टिकुलर, तो इसका मतलब उसके पास ब्लू है। तो आप कोशिश करें कि पहले अनाउंस कर दें कि आपके पास ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए, उसके अलावा बॉल पेन नहीं होगा। ब्लैक के अलावा कोई बॉल पेन हम यूज नहीं करते। ठीक है, आपने ब्लैक बॉल पेन ही यूज कराना है, उसके अलावा स्टूडेंट ब्लैक बॉल पेन के अलावा यूज नहीं करेगा। इसलिए हमने उसके लिए ये काम किया कि हम अपनी वर्किंग भी सारी ब्लैक पे लेंगे। ठीक है, ब्लैक बॉल पेन से ही आपने अटेंडेंस मार्क करानी है, ब्लैक बॉल पेन ही बाकी चीजों के लिए यूज होगा। सिर्फ उसमें एक चीज बड़ी अहम है
जो मैं नॉन मेंबर के साथ जो सुपरवाइजरी रोल है उनके लिए, कि रेड के साथ एब्सेंट मार्क होगी, रेड के साथ एब्सेंट मार्क होगी। मैंने 2 दफा काउंट की, इस चीज को रिपीट की है कि रेड के साथ कोई भी, जब आप सिटिंग प्लान में भी जाके बनाते हैं अपने अटेंडेंस, तो तब भी आपने ए को जो एब्सेंट है उसको रेड के साथ ही आपने जो है वो मार्क करना। और ये चीज आपने एकदम नहीं, आपने कोई बच्चा आया नहीं है, आपने 9:15 बजे जो है वो अगर सिटिंग प्लान बना लिया है और उसके बाद आप उसको ए एब्सेंट मार्क कर दें, ये भी गलत है। आप वेट करें, स्टूडेंट के पास 30 मिनट्स होते हैं, फिर कभी स्टूडेंट के पास ज्यादा लेट भी आ जाता है, ये क्योंकि सेंटर सुपरवाइजर की डिस्क्रीट के ऊपर होता है कि वो उसको टाइम देता है, तो वो दे सकता है, उसके पास है, ये डिस्क्रीट है उसकी कि वो दे सकता है। तो कोशिश ये करें कि वो उसको एब्सेंट मार्क आप लास्ट टाइम पे करें, जब बच्चा जाना शुरू हो जाता है, तो वो उस टाइम पे आप जो है वो उसको मार्क। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम चीज है, 9:15 पेपर शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है 10:15 बजे 1 आवर होगा आपका। ठीक है, 1 आवर पे आप बच्चे को जाने दे सकते हैं उससे, लेकिन क्वेश्चन पेपर लेके। और जो है आप 2 आवर्स के बाद, जब आपका 11 सवा 11 होते हैं, तो तब आप उसको क्वेश्चन पेपर लेके जाने की इजाजत दे सकते हैं, उससे पहले आप उसको क्वेश्चन पेपर लेके जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इसको जरा माइंड, ये चीजें नोट कर लें। हमने तो आपके सामने रख दिया है, लेकिन ये आपको नोट भी करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट होता है, एडमिट कार्ड नहीं वो प्रोवाइड कर रहा, सेंटर सुपरवाइजर की रिस्पॉन्स भी आप उसको बता सकते हैं, या एडमिन टीम वहां पे मौजूद है उसको बताएं, वो आपकी हेल्प करेगी इसमें। कि वो हो सकता है कि वो एडमिट कार्ड आपको निकाल के दे दे, जो भी उसको प्रोसीजर है वो उसको कंप्लीट कर। ये चीजें इसी में आपको लिखे है कि क्यों, कैसे, कोई भी चीजें जो है वो पेपर में डिले क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें आपने सेंटर सुपरवाइजर को जो है वो देनी है। कोई भी आता है ऐसा कि मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी को चाहिए हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है, एग्जामिनी को आ जाता है, कोई इशू ऐसा आ जाता है, बच्चे की तबीयत खराब होती है, कभी पेपर देते हुए उसका वो फेन हो जाता है, बहुत सी चीजें आ सकती हैं इस मेडिकल। तो वो सारी आपने डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द सेंटर सुपरवाइजर को आगे जाके जो है ना उसको वो करेगा। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसको एक दफा पढ़ लें। आपके पास मोबाइल स्टूडेंट के पास भी नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों ने उससे ये सारी चीजें सेंटर सुपरवाइजर को। अच्छा, एक यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है कि जो लास्ट लाइन है इसमें, इस स्लाइड की, वॉशरूम स्लिप जो है, वो आप वहां पे एक वॉशरूम जाने का एक इशू आ रहा है कि वॉशरूम जो है ना वो आप इकट्ठे सबको भेज दें, तो एक इशू आ सकता है कि एक ही यूनिट से जो है वो 3 4 लोग जा रहे हैं, आप कहें कि लाइए जी ये फिल करें वॉशरूम स्लिप और भेज दें, तो आगे कॉन्सिक्वेंस देखें कि वो आगे क्या होगा, आगे जाके वहां पर रश हो जाएगा, वो जाके बातें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने देखना है कि 1 बाय 1 आप भेजें, एक बच्चा चला जाता है वापस आता है, इतनी भी कोई बात नहीं है कि उसको इतना जोर से आया कि उधर ही निकल जाएगा उसका, तो ये चीजें, ये मैनेजमेंट है, इन्विजिलेशन भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो आपने सीखनी है बेटे, तो वो उन चीजों को आपने उस तरह लेके चलना है, इस चीजों को आप देख रहे हैं। फर्स्ट आप में जो है वो कैसे आपने उसको मैनेज करना है, फिर वॉशरूम को कैसे, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, इसको एक दफा प्लीज रीड कर लें। अच्छा, अब जो है ना वो हम सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी इंफॉर्मेशन अबाउट इसको कैसे फिल करेंगे, ये हम छोटी सी एक वीडियो चलाने लगे हैं, उस वीडियो के ऊपर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं इसको।
ICAP is initiating e-marking system from Spring 2019 attempt. ICAP will adopt a phased approach while moving over to e-marking system. In order to meet the requirements of e-marking system, ICAP has redesigned its answer script with machine-readable features. Old design answer script will continue to be used in those papers which are not assessed using e-marking system. ICAP will announce the papers to be marked under e-marking system at least 15 days before the commencement of each examination. This video has been developed for the guidance of students who would be appearing in those papers which will be assessed through e-marking system. This video has been developed for demo purposes only. Size and colors of various boxes and design of answer script may slightly differ from the actual answer script to be provided in the examination hall. Main answer script will be provided to students present in examination hall 15 minutes before the commencement of reading time to allow them to read the instructions on it and fill in the front page. Now I will explain to you the specifics of the newly designed answer script. Here is the front page of the main answer script. You have to fill in this page using a black ballpoint pen only. You will see two barcodes on the front page. First barcode is at the top, while second is at the bottom of the page. You must not write on the barcodes. Any damage to the barcodes would hinder the electronic processing of your answer script. Just below the ICAP's logo, there is a box with 6 sub-boxes. Here, you will tick the relevant sub-box whenever you take any supplementary script. For example, on taking the first supplementary script, you should tick on the sub-box 1. On taking the second supplementary script, you should tick on the sub-box 2, and so on. Below the box to record the supplementary script, you will find boxes to write your name and the subject. You should write your name and the subject in block letters in neat and clean handwriting. Below the subject box, you will find 3 boxes. In the second box, you will place your signature. However, you should not do anything in the first box, which contains signature of director examinations, and the third box, which will be signed by the invigilator. Below the signature boxes, on the left side, you will see examples showing how the CRN is to be filled. Adjacent to the example box, you will see a large rectangular box about you, in which you should write your CRN and shade the relevant circle in the same manner as mentioned in the example. Now I am demonstrating it here, which will help you in understanding the correct method of writing the CRN and shading the correct circle. First, I am writing the 6-digit CRN, that is 098215, in 6 square-shaped boxes. Now I am shading the relevant circles, that is, first circle in the first row for 0, second circle in the last row for 9, third circle in the 9th row for 8, fourth circle in the 3rd row for 2, fifth circle in the 2nd row for 1, and 6th circle in the 6th row for 5. You should shade the circle properly and avoid any of the wrong methods given in the example. Adjacent to the About You box, you will find instructions that must be read before writing anything on the answer script. Here is the front page of supplementary answer script. You will fill in the details on this page in the same manner
as you did in the main answer script. Whenever you take a supplementary answer script, immediately write your CRN in the designated space and shade the machine-readable circles for CRN in the same manner as you did in the main answer script. Adjacent to the ICAPS logo, there's a box with 6 sub-boxes for mentioning supplementary answer script number. For example, in case of first supplementary script tick mark at 1 and second supplementary script tick mark at 2 and so on. It must be noted that there is no space at the supplementary answer script to write your name and subject. Now I will explain you how to write inside the answer script. There are 32 pages in main answer script and 12 pages in supplementary answer script designed for e-marking. You should not write your answers on the back page of the front page and the back cover page of your answer script. Anything written on these pages will not be considered for marking. You are allowed to write answers on 29 pages in the main answer script and on 9 pages in the supplementary answer script. Start each question on a new page. However, an answer could be extended to any number of pages. There are 2 barcodes on every page. First barcode is at the top, while second is at the bottom of the page. Avoid writing on the barcodes. Any damage to the barcodes would hinder the electronic processing of your answer script. There are 4 L-shaped marks at every corner of each page. Anything written outside these marks will not be considered for marking. You should write the question number which you are attempting in the square-shaped boxes present in the first row at every page. Example 1. If you are attempting question 1 and it has no subparts, then write 1 in the first box and leave the second and third box blank. Example 2. If question 2 has 2 subparts and you are attempting question 2A, then write 2 in the first box, A in the second box, and leave the third box blank. Before submission of the answer script, check and ensure that front page of main and all supplementary answer script taken by you have properly been filled in. You have marked the number of supplementary scripts attached in the relevant box at the front page of main answer script, and you have marked the supplementary number in the relevant boxes at all the supplementary answer scripts taken by you. After checking, you should ask the invigilator to staple your supplementary scripts with your main answer script at the time of submitting your answer script. जी, वीडियो देख ली है आपने? अच्छा, इस वीडियो के बारे में ना 2-3 चीजें मैं आपको, क्योंकि ये 19 की हमारे पास वीडियो है, जो स्टार्ट में जब ई मार्किंग हमारी स्टार्ट हुई थी तो हमने ये वीडियो बनवाई थी और उस हिसाब से ये चल। अब ना सारे पेपर जो हैं वो इसी स्क्रिप्ट पे चले गए, इसलिए हमारे पास ओल्ड स्क्रिप्ट नहीं है अब। ठीक हो गया? एक तो चीज ये नोट कर, हर पेपर जो है वो इसी स्क्रिप्ट पे होगा, पुराना स्क्रिप्ट बिल्कुल खत्म हो गया। एक चीज तो ये आपको क्लियर करनी थी इस वीडियो के हिसाब से, क्योंकि वो उसमें तब कुछ पेपर्स हमने न्यू के साथ किए थे और कुछ जो है वो हमने
ओल्ड के साथ स्क्रिप्ट कर रहे थे, अब हम सारे जो हैं वो न्यू स्क्रिप्ट के साथ करें। उसके अलावा जो है वो आपको स्टेपलर वाली चीज जो है वो आपको बतानी, क्योंकि ये काफी दफा हमें मसला आ चुका है, और इस वीडियो में वो बड़ा क्लियर बता चुका है कि बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर आपने स्टेपलर लगाना और एक ही लगाना, नहीं लगता तो वो उसके साथ ही वो, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा कुछ लिखा हुआ सप्लीमेंट्री शीट के साथ। कोशिश ये करनी है कि उसके साथ रहे, ठीक है। एक अगर ऊपर नहीं लग रही तो फिर एक नीचे, लेकिन उतनी जगह पे लगाना है। उसके अलावा आपने ऐसे फ्राक के ऊपर से उसको नहीं लगा देना कि जी लग नहीं रही इस वजह से इसको कर, लग जाती है एक आंसर जो है वो, अगर आपने सप्लीमेंट्री लगाई है तो ये लग जाएगी इसके ऊपर। ये तो वीडियो के बारे में है। अभी आपके ना क्वेश्चन आंसर सेशन में हम ये सारी चीजें, आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको इसके ऊपर गाइड भी कर देंगे। अब हम चाह रहे थे कि एक दफा इसको गो थ्रू कर लें, उसके बाद आगे चीजें सारी। अच्छा, ये इसके बिल्कुल साथ एक फॉर्म मैंने लगाया है। अब ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्म जो है ये है करेक्शन फॉर्म। ये करेक्शन फॉर्म क्या है कि अगर आंसर स्क्रिप्ट, क्योंकि आंसर स्क्रिप्ट जो है वो हम जाया नहीं करते, आपको नया नहीं देंगे, कैंसिल करके नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने ये आंसर स्क्रिप्ट के साथ आपने ये आपको अवेलेबल होगी वहां पे। अगर खुदा ना खास्ता वो स्क्रिप्ट पे कोई गलत करता है, कोई क्रॉस कर देता है, तो आपने, मैं अगर बबल शीट उसने गलत फिल कर दी, मिसाल है अभी आपको इस वजह से, क्योंकि अभी आप वीडियो देख के आए तो आपको समझ आ रही है कि अगर उसने बबल शीट फिल करते हुए जीरो की जगह पे वन को जो है वो ब्लैक ब्लैक कर दिया है, तो आप एक क्या करेंगे, एक क्रॉस लगवा दें उससे, ठीक है, और प्रॉपरली जो है वो जीरो को फिल कर दें। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई इस चीज की। और वो जो सीआरएन है ना, वो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, करेक्टेड सीआरएन नंबर आ जाएगा, करेक्टेड क्या सीआरएन नंबर, और रिमार्क्स में आपने ये लिखना है कि उसने किया क्या। हो सकता है कि उसने ऊपर अपना नाम की जगह पे पेपर का नाम लिख दिया और पेपर की जगह पे अपना नाम लिख दिया, तो ये सारी चीजें करेक्शन शीट में आएगी। एक और बड़ी अहम चीज है कि अगर फर्ज कर लें, क्योंकि हो जाता है, निकल गया, उसने ब्लू से कर लिया हुआ है, कुछ पेपर ब्लू से किया, अब जो उसको ये तो नहीं कर सकते कि आप वो कहेंगे ये इसके ऊपर आप ब्लैक से भी लिखो, तो उसको ब्लैक बॉल पेन तो दे दिया, लेकिन वो भी करेक्शन में डाल देना कि ये करेक्शन है। ये सारे करेक्शन, ये शीट के बारे में करेक्शन शीट बनी हुई है, और हर यूनिट को लहदा लहदा ये आपने फिल कराना है। हर यूनिट में जिस यूनिट में ड्यूटी होगी उस हिसाब से ये यूनिटरी स्ट्रक्चर में ये सारा जो है वो यूनिट वाइज जाएगा। तो इसको कोशिश करना है ये करेक्शन शीट को, इस वजह से मैंने बिल्कुल आंसर स्क्रिप्ट के फौरन बाद इस स्लाइड को मैंने लगाया। आगे चलते हैं। ये जो है वो आ गया आपका अटेंडेंस शीट। ये इस तरह की अटेंडेंस होती है। ये मैं जरा सुपरवाइजरी रोल में जो लोग हैं उनके साथ भी मुखातब हूं कि ये यहाँ पे अगर आप इस शीट को अगर गौर से देखें तो ऊपर जो है वो कैफ एग्जामिनेशन जब का सेशन होगा तब का, ये अब ऑटम चलेगा तो ऑटम 2023 आएगा। एडिशनल शीट की जगह पे यहाँ पे टेंडर्स लिस्ट होगी। ये तो एडिशनल क्योंकि आप लोगों के लिए लगाया हुआ है, और यहाँ पे पेपर नेम होगा, जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आ रहा है यहाँ पे पेपर नेम होगा। उसके बाद आ रहा है कौन से डे कौन सा है, और उसकी डेट कौन सी है, मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है, जो भी सेशन चल रहा होगा, और सेंटर कौन सा है। नीचे अगर आप इसको देखेंगे तो रोल नंबर हो सकता है, सीआरएन नंबर हो सकता है, आगे सीआरएन के हिसाब से लिखा होगा उसका नंबर, उसका नाम और फादर नेम ये होगा, और आगे आपने उसके सिग्नेचर कराने हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे लगाने का मकसद भी है, देखिए आंसर स्क्रिप्ट तो दे दिया आपने, अब सप्लीमेंट्री शीट जो है वो आपने देनी है, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर स्क्रिप्ट के साइन नहीं है, सप्लीमेंट्री भी आपने देनी है, तो उसके 1 2 3 नंबर लिखे हुए। पहली लेगा तो वो आपने उससे ये वाली अटेंडेंस भी करानी है दोबारा से।
जहां पे 1 लिखा हुआ वहां पे 1 पे साइन होगा। अगर उसने दूसरी शीट ले ली है तो फिर दूसरी पे भी उसके साइन होगा। तो पहला जो साइन है वो तो उसकी अटेंडेंस है। सेकंड जो 1 2 3 लिखे हैं वो सप्लीमेंट्री शीट की जो है वो अटेंडेंस है आपकी, कि इसने ये सप्लीमेंट्री शीट दी है। इसको क्रॉस चेक आगे जाके आपको बताते हैं, एक फॉर्म आता है, वो क्रॉस चेक कैसे होगा वो अभी हम आपको बताते हैं। इस चीज को होपफुली आपको समझ आए, ठीक है। इसमें इन्विजिलेटर जो सुपरवाइजरी रोल में है उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, और फिर आखिर में जब वो सबमिट करेगा तो सेंटर सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है, मैं सुपरवाइजरी रोल के ऊपर जो लोग हैं उनसे मुखातब हूँ कि अगर फर्ज कर लें एक बंदे का उसने ऊपर लगानी थी अटेंडेंस, नीचे लगा दी, पहले तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। आप उसको हाथ रख के बताएं कि ये सीआरएन है, क्योंकि आपके हाथ में उसकी एडमिट कार्ड है, आपके पास उसका सीआरएन जो सीएनएसी नंबर है, तो आप जो है वो उसको इस हिसाब से करें, ठीक है। आपने ये क्या करना है कि इसकी जो है वो अच्छा, इसमें आपने फिर फर्ज करें ऐसा हो जाता है, तो आप ऐसा करें कि वहां पे हो जाता है, तो फिर आप जो सुपरवाइजरी रोल में है वो स्टूडेंट से उससे एक नीचे जो है इसी शीट के जो लास्ट जहाँ पे सिग्नेचर आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर उसको स्टार लगा के और उसको बता दें कि मैंने रॉन्गली जो है वो अटेंडेंस मार्क करी इस जगह पे, इसके अलावा हमारी अटेंडेंस जो है वो नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब कुछ फॉर्म्स है, फॉर्म्स की जो आपको तरतीब बता देते हैं, ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है ये लगेंगे, और इनकी जो डिटेलिंग है वो मैं अपने कुलीग से कहूँगा, वो आपको बाद में इसके ऊपर गाइड करते हैं कि सिटिंग प्लान कैसे बनते हैं। मैं वन ऑफ द सीनियर बंदे जो होंगे उनको इसके लिए इनवाइट करूंगा। आगे चलते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लें, जितनी की मुझे समझ आती है उतनी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आगे चलते हैं फिर। ये एक सिटिंग प्लान का हमने सैंपल लगाया हुआ। सिटिंग प्लान का मतलब क्या है कि जो सिटिंग जैसे लगी हुई, जैसे बच्चा बैठता है उसके वो आप जाते हैं और उससे आप उसका सीआरएन नंबर लिखवा लेते हैं। जो एब्सेंट है वो खाली रहेगा, यहाँ पे बॉक्स खाली रखेंगे। आपको पीछे मैं बता चुका हूँ कि आपने अभी एब्सेंट मार्क नहीं करनी, ये लास्ट टाइम पे जाके आपने मार्क करनी है, और वो भी रेड के साथ पे लिखेंगे जो आपके रह जाएंगे। ये हर यूनिट का अलग-अलग सिटिंग प्लान बनेगा। इस वजह से जो लोग पुराने हैं उनको मैं अभी थोड़ा सा इसमें जो आपको गाइड करने के बाद मैं उनको इनवाइट करता हूँ, वो आपको सिटिंग प्लान के बारे में प्रॉपरली बता देते हैं। ये कैसे, ऊपर देख रहे हैं आपके पास सेंटर आ रहा है और डेट आ रही है, रूम नंबर का मतलब है कि कौन सा यूनिट, आप इसके रूम नंबर को यूनिट नंबर समझें, और पेपर कौन सा इसके ऊपर। उसके बाद आप ये देखें कि ये आ रहा है सप्लीमेंट्री शीट इशूड। ये क्या है, ये देखें, ये एक बड़ी एक अहम चीज है जो आपको समझ आ जाए। तो ये पीछे हमने सप्लीमेंट्री शीट की वहां पे अटेंडेंस में बात कर ली। अब वहां पे क्या है, यहाँ पे हम ये क्रॉस चेक हो रहा है। क्रॉस चेक क्या है कि हर यूनिट का एक टोटल निकल आएगा, कि फर्ज कर लें एक पूरे यूनिट 80 का यूनिट है, उसमें से 10 लोगों ने शीटें ली हैं, तो ये 10 यहाँ पे पूरे प्रॉपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अटेंडेंस में, क्योंकि अटेंडेंस तो आगे पीछे आ रही, यहाँ पे तो सिंगल सिंगल के साथ आप टेस्ट कर देते, चेक कर सकते हैं कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट उसने साइन वहां पे किए हुए कि नहीं किए। तो ये भी साथ आपने उससे साइन कराना है। जब ये साइन हो जाएगा ना, तो फिर आपको श्योर हो जाएगा, क्योंकि उस 3 सवा 3 घंटे में आप चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे हुआ है तो वहां पे भी हुआ होगा, या वहां पे हुआ तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो ये क्रॉस चेक है एक दूसरे के साथ कि आप जो है वो सप्लीमेंट्री शीट आपने कितनी इशू की है, कितनी आपको मिली थी। इसमें पूरा जो है ये स्ट्रक्चर है कि हमने आपको प्रोवाइड कितनी की, आपने आपकी टोटल लगी कितनी,
और फिर आप वापस कितनी करें, ये सारा कुछ इस चीज पे आ रहा है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सीनियर की भी है, जो सुपरवाइजरी रोल में भी है, और जूनियर की भी है, जो उसको वहां पे साइन करा रहा है। और उस हिसाब से ये दोनों ने म्यूचुअली देखना है कि इसको कैसे कर। अच्छा, पीछे हमने सिटिंग प्लान की बात की, मैं वापस इसके पर जाता हूँ। ये सिटिंग प्लान भी हमने क्रॉस चेक करना है फॉर अपनी टेंडर्स के साथ। ये दोनों आपस में क्रॉस चेक हो रहे होते हैं, इस वजह से ये बनवाया जाता है। एक मकसद तो इसका ये है कि ये वहां से क्रॉस चेक कर रहा है, दूसरा ये पता चलता है कि इस बच्चे के साथ ये वाला बच्चा बैठा हुआ था, कभी हमें उसकी जरूरत जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है कराची उसको पड़ सकती है कि ये बच्चा इसके साथ बैठा हो तो किसके साथ बैठा हो। तो वो आपको पूरा स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि ये इसके साथ आ। तीसरी जो चीज इस फॉर्म में है ये वॉशरूम स्लिप है। वॉशरूम स्लिप जो है ये जब बच्चा वॉशरूम के लिए जाएगा तो आप उसका टाइम नोट करेंगे और वापस आके उससे आप साइन भी लेंगे और उसका टाइम नोट होगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम है। आपने सो नहीं जाना उसको भेज के, आपने देखना है 2 मिनट गुजर गए हैं, देखिए इससे ज्यादा टाइम नहीं है कि आपको 4 to 5 मिनट्स आपके पास बहुत एनफ है। जैसे ही 3 to 4 मिनट्स होते हैं तो आपका अलार्म बजना चाहिए कि बच्ची है बच्चा जो भी। अच्छा, अब इसमें जो है ना हमारे पास सवाल आता है कि जी बच्चा आ, लड़का जो है वो आ रहा है, बच्चा एक लड़का आ रहा है और एक लड़की गई किसी वॉशरूम में। तो अब वॉशरूम में जाते हुए क्या होगा कि उसने 4 मिनट से ज्यादा लगे, तो वो लड़का कह सकता है कि जी वो तो बच्ची थी, मैं उसके पीछे कैसे जाता। तो आप अभी स्लाइड वापस आ जाती है आपके पास, तो फिर हम उसके ऊपर, हम वॉशरूम के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को दोबारा कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं कि वॉशरूम्स जो बच्चे जाते हैं उनको आप कंटिन्यूटी में, मतलब ये होता है कि आप बच्चा कोई बच्ची चली गई है तो आपके पास इन्विजिलेटर्स में बहुत सी लेडीज हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम जरा देखिएगा। या आप एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पे हमारे पास बहुत से लोग होते हैं जो ये बता सकते हैं कि जो है वो भी उसमें भी लेडीज हैं, वो आपको बताएंगी कि कैसे इसको तो हम हैंडल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा, अब डे ऑफ द एग्जामिनेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। स्लाइड फिर आपके सामने आ जाएगी, फिर आपको उस टाइम दिखा देते हैं, लेकिन मैं इसको गो थ्रू कर देता हूँ। जिसमें रिपोर्टिंग टाइम आपको बता दी, ये डे ऑफ द एग्जामिनेशन अब बात हो रही है, इसको पिछले उसके साथ लिंक करेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि डे ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब इसको दोबारा इन्विजिलेशन डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बता रहे हैं, अटेंडेंस आप मार्क द अटेंडेंस। ये अब अटेंडेंस स्टूडेंट की नहीं बात हो रही, ये आपकी बात हो रही है कि आपने कैसे जो है वो अटेंडेंस मार्क करनी है। आपने वहां पे जाना है वहां पे, और वहां पे आपने जो है वो अटेंडेंस मार्क कर लेनी है जब आप अपनी शीट्स लेने जा रहे हैं, तब आपने वहां पे अटेंडेंस मार्क करनी है। एक अटेंडेंस हम वहां पे लेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 अटेंडेंस के ऊपर काम हो रहा है। तो आप अटेंडेंस को, स्टूडेंट की अटेंडेंस वो सुपरवाइजर्स के पास चली गई है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो में हम डे ऑफ द एग्जामिनेशन की अब बात कर रहे हैं। तो जब आप आएंगे आपको शीटें देने लगेंगे जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, उससे पहले हम आपसे अटेंडेंस मार्क करा लेंगे, आपकी अटेंडेंस, ठीक है। और फिर हम आपको कहेंगे कि अपनी काउंट करें शीट्स और अपने यूनिट में चले जाए। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज है जो लोग वहां पे मिसिंग करते हैं, जब आप बाहर से आते हैं ना तो आप पूरा सिटिंग प्लान पढ़ के आया करें कि कौन सा यूनिट कहाँ पे लगा। हम आपको कहते हैं 12 नंबर यूनिट में चले जाएं, तो आप हमसे पूछ रहे होता है कि 12 नंबर किधर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप आ रहे हैं, स्टूडेंट भी आता है तो वो ये अपने सिटिंग प्लान देख के आता है, तो आप ये देखें कि 12 नंबर जो है वो अगर फर्ज करो फर्स्ट फ्लोर पे लगा, सेकंड फ्लोर पे लगा, आपको पता होना चाहिए ना। आगे जाके तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन उससे पहले भी आपको पता चलना चाहिए। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन भी, यूनिट की इंफॉर्मेशन आपके पास होने, कैपेसिटी कितनी है उसकी, 80 थी, 70 थी, 90 थी, जितनी भी है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट, उसका भी आपने देखना है। वो नंबर आपके पास वहां से आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको चिट चाहिए या कोई कागज चाहिए तो आप हमसे, आपको मिल सकता है, ठीक है।
तो हम अगर आपको बॉल पेन देते हैं तो आपको कागज भी तो मिल सकता है ना हमसे। तो आप उस पर नोट करें कहाँ से लेके कहाँ तक आपका यूनिट जा रहा है, और वहां पे आप लाइन वाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे इन्विजिलेटर हैं, बहुत बहुत अच्छा काम करने वाले, बहुत अच्छे तरीके से वो यही काम करते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है कि वो अपनी रो वाइज जो है वो सीट बना लेते हैं, कि जैसे बच्चा आता है उसको वो उनको बताना कि सर इस रो में आपका ये चौथा पांचवा नंबर जो है वो सीट नंबर है। तो इजी अप्रोच, स्मार्ट वर्क करें। मतलब ये नहीं है कि आप जाके बैठे थे कि आपने वो जो 4 घंटे ना वो हमें दे दिए हैं, अब आप वहां पे सुस्त रहे तो वो मतलब मजा नहीं आएगा ना काम करने का। तो काम यही है कि आप स्पीडो स्पीड काम करें स्मार्ट वर्क में। मतलब मैं बार बार इसलिए, एक होता है हार्ड वर्क, वो ना गधे के ऊपर भी सामान डाल दें तो वो भी हार्ड वर्क कर रहा होता है। हमें आपसे हार्ड वर्क नहीं चाहिए, हमें आपसे स्मार्ट वर्क चाहिए। तो इस तरीके से लेके चलें कि कैसे आप, हम वो टेक्निक से आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को स्मार्ट वर्क में लेके जा सकते हैं। इसीलिए यूनिट की बात कर रहे थे, आपके पास टोटल प्रेजेंट स्टोन कितने हैं, आपके पास एब्सेंट स्टोन कितने हैं, ये सारी डिटेल तीनों के पास होनी चाहिए। तीन अगर लोग इस यूनिट के रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये ना हो कि जो उसको पता है तो मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए आपको स्टार्ट में ही आपको कहा कि हर यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यूनिट वाइज हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस यूनिट में खड़ा है। उसके तीन अगर लोग हैं तो तीनों उस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास वो रिस्पॉन्सिबल है उस तीनों उस यूनिट का। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस तीनों वो आपको पता हो कि आपके एब्सेंट कितने प्रेजेंट कितने। स्टूडेंट फैसिलिटेट करने की बात हो रही है, और स्टूडेंट यूनिट ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है, लोग शायद इस चीज को, लेकिन हमने एक, देखें हम मुसलमान हैं, हमें ना एक, हमें एज ये चाहिए कि हमें स्वाब इकट्ठा करने की भी एक लगन होनी चाहिए। तो हमने ये पानी वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो ये इसलिए रखा हुआ कि 2 ग्लास, 2 बूंद किसी को पानी देने के ना तो बहुत से स्वाब भी है। तो इसीलिए ये प्रोवाइड पानी जो हमने अपने इन्विजिलेटर्स को कहते हैं कि वो प्रोवाइड करें। एक तो जेस्चर ऑफ जो है वो आपकी आती है कि यार अच्छा आप उसको स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको उसको नहीं आपने उठने देना कि जाओ जाके पानी पी लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद जाना है, खुद जाके आपने पानी को जो है वो प्रोवाइड करना है उसको। और मेरा आपको सजेशन है, मैं सजेशन इसलिए कहता हूँ कि सजेशन थोड़ा पानी दे, क्योंकि जितना ज्यादा पानी पिलाएंगे उतने फिर वॉशरूम आपको भेजना पड़ेगा। तो ये भी ऐसा है। तो इन चीजों को आपको पहले बताया कि आप जो है वो स्मार्ट वर्क पे लेके जाए ना, हार्ड वर्क सारे करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग पे आपको बताते हैं। क्लोजिंग जो है वो कैंडिडेट रिमेन सीटेड एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट 15 मिनट्स। ये बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई दफा कह चुके हैं, अपने पुराने इन्विजिलेटर्स को बताते हैं। वो जब 15 मिनट रह जो उसके बाद भी भेजना शुरू कर, बेटे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपकी काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। आप बच्चे को जो लास्ट 15 मिनट से आपने नहीं भेजना, बिल्कुल नहीं भेजना। मैं इसलिए इसके ऊपर जोर देके बता रहा हूं कि नहीं भेजना, तो इट मीन्स कि नहीं भेजना। वो देख रहे होते हैं, हम भी वहां पे एज एडमन जब वहां पे बैठे होते हैं हम देख रहे होते हैं जब बच्चे निकल रहे हैं, 5 मिनट रह के बच्चे निकल रहे, ओ भाई तो फिर काउंटिंग आपकी कैसे पूरी होगी? ठीक है। दूसरी जो इसी में आपके साथ मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेता कि जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि 3 बंदे अगर आप या 2 बंदे जो असिस्टेंट इन्विजिलेटर्स हैं वो अपने डिवाइड कर लेते हैं। फिर हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं कि इतने बच्चे मेरे पास हैं, इतने आपके पास हैं, यहां से आपने शुरू करना है, यहां से मैंने लेने शुरू करना है। ठीक है। और फिर आप को एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपके जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि उनको ये पता होना चाहिए कि जब मैं शीट उठाऊंगा तो मैंने उसकी तरतीब भी लगा के देनी है। तो तरतीब में ही उठाऊं ताकि मुझे आसानी हो। अब तरतीब कैसे लगती है, ये एक बड़ा अहम सवाल था। ये अभी आप में से मैं देखता हूँ कौन इस सवाल को करता है, लेकिन
तरतीब एक कैसे लगी होती है, सिटिंग प्लान कैसे लगा है, उस तरतीब को आपने पहले जो है वो स्टडी कर लेना होता है बेटे। ये आसान काम है कि बिफोर कर लेना, कि जब आपका पेपर कलेक्शन का टाइम है तो आपको पता है ना कि यहाँ से मैंने शीट उठा ली और उसके बाद दूसरी साइड से मैं कैसे उठाऊंगा, वापस से उधर से उठा ली, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रूल है, जो इंटरनेशनल रूल है उसी के ऊपर आगे अभी चलता है कि आप एक लाइन में जा रहे हैं, वो जब कंप्लीट हो जाती है तो वापस आप फ्रंट पे आते हैं अगली लाइन के, और ऐसे ही सीटिंग लगी होती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे एन बनता है, अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो एन बनेगा, एन बनते जाते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि एन बन रहा है। एन कैसे है कि आप ऐसे गए सीधे और जाके आपने लास्ट बच्चे से उस लाइन में से लिया और फिर आपने वापस आना, फिर आपने कलेक्ट करना शुरू करना दूसरी रो में से, फिर आपने लाइन उसकी कंप्लीट करनी है और फिर वापस आना। ऐसे ही सिटिंग प्लान लगाओ तो आपके लिए जो है वो आराम से जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे सीटें आपकी सीआरएन वाइज। लेकिन इसमें ये मसला नहीं है कि आपने ऐसे कर लिया तो ये हो गया कि आपने जो आपका प्रॉपरली होगा ऊपर नीचे रखे ना, ये ले अब पकड़ ले हमारी तरफ से पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। नीचे एक लाइन लिखी है, आफ्टर द एग्जाम सबमिशन सबमिट द सीआरएन वाइज अरेंज्ड। अरेंज्ड की एक वर्डिंग है मेरे बेटे, अरेंज का मतलब होता है कि आप अरेंज्ड करते हैं, उसको कहीं से चेक तो करोगे ना, अरेंज करके चेक भी करना होता है। आप कहां से चेक करोगे, आपका अटेंडेंस आपके पास है, उसमें जो है वो सीआरएन वाइज जो है वो अटेंडेंस होती है, जो आप सीक्वेंस में होती है, आप उस सीक्वेंस के हिसाब से आपने हमें देनी है, तो इसका मतलब आपने उसको ये देना है, और ये आपने आखिर में उसको वहां पे कंप्लीट करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं, और कुछ इससे पहले मैं थोड़ा सा जो है कुछ लोगों को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। मैं आमना को यहाँ पे इस चीज में इनवाइट करूंगा कि वो जितनी हमने इसको प्रेजेंटेशन दी है वहां पे उसको जो है वो अपने आमना को अनम्यूट करते हैं। आमना आप थोड़ा सा बेटा अपना एक्सपीरियंस इस बारे में बताओ, और कोई चीज अगर मेरे से मिस होगी तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हूँ, और मेरा हाल है ये ICAT में भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है कि हम ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, मोस्टली ऑलमोस्ट आपने हर चीज़ कवर कर दी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने कवर ना की, एक एक चीज़ कवर हो गई है। एग्जामिनेशन डे से लेकर स्टार्टिंग से लेकर स्टूडेंट को कैसे प्रोवाइड करना है, क्या करना है, सब कुछ ऑलमोस्ट सब ही आपने प्रिपेयर कर दिया। आपने एक बात की थी कि हम सिटिंग प्लान कैसे बनाते हैं, सिटिंग प्लान में थोड़ा सा वो आपने कहा था कि कोई और बता दें। तो जैसे हम सिटिंग प्लान बनाते हैं कि हम अपनी रोज नंबर लिख लेते हैं, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल रोज हमारे पास 10 रोज हैं तो हम सिटिंग प्लान्स लेंगे। एक पेपर में 5 रोज आती हैं, सेकंड पेपर लेंगे तो उसमें हम 6 से लेकर 10 तक बना लेंगे। और जितने भी एक रो में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे एक ही पेपर पे पूरे आ जाते हैं, और जो लास्ट में 2 ब्लॉक्स बच जाएंगे उसको हम क्रॉस कर देते हैं। और जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट्स किसी रो में 10 होते हैं, किसी रो में 12 होते हैं, किसी रो में 15 होते हैं, वो हमारी स्पेस के हिसाब से होते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट रो में तो हम 10 लगा देंगे, बाकी हमारे 2 ब्लॉक्स ब्लैंक हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अगर किसी में 15 है तो हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 12 ब्लॉक्स होते हैं एक पेपर पर। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक पेपर या तो उसके साथ अटैच कर लेते हैं नीचे, या तो जितने हमने, ये भी वर्किंग हमारी बिफोर स्टूडेंट्स के आने से पहले वर्किंग होती है कि हम अपनी रोज को काउंट कर लें, रोज में कितनी सीट है। जब हम उसको रोज को काउंट कर लेंगे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एक रो में 10 है, एक रो में 15 है, एक रो में 17 है। हम उसके हिसाब से सिटिंग प्लान को अपना एडजस्ट कर देते हैं। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रो में, सिर्फ एक रो में 17 जो है स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसको 12 एक पेपर पे आ रहे हैं तो हम 5 को दूसरे पेपर के साथ हम उसको ऐसे अटैच करेंगे वो 5 ब्लॉक्स हमारे साथ उसके साथ अटैच हो जाए।
तो उससे ये होगा कि हमारा सीटिंग प्लान एक प्रॉपर तरतीब के साथ बनेगा। सेकंड तरीका ये है कि या तो हम रो 1 को एक लाइन में लिख लिया, जिन अगर वो रो 12 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम साथ में उस पर दूसरी रो अटैच कर लेते हैं, यानी कि दूसरी रो को ही साथ में ऐड कर लेते हैं। फिर हम थर्ड कॉलम से अपना सेकंड रो स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये सुपरवाइजर पे भी डिपेंड करता है, सुपरवाइजर हमें क्या फॉलो करता है। सुपरवाइजर हमें कभी कहता है कि आप यहाँ तो नीचे अटैच कर लें शीट, या फिर आप सेकंड रो को बीच में साथ में शामिल करें। ये भी हमारे पास यानी कि दोनों तरीके होते हैं। वो सुपरवाइजर के साथ आपको साथ लेके चलना पड़ता है, सुपरवाइजर आपको क्या कह रहा है उसके मुताबिक भी चलना पड़ता है। वो जैसा सुपरवाइजर होगा वो आपको साथ में गाइड करता रहेगा। फिर जब हमने अपनी अटेंडेंस शीट कंप्लीट कर लिया है और आफ्टर 1 आवर या 2 आवर जब हमारी अटेंडेंस शीट हमने देख लिया कि अब कोई स्टूडेंट आने वाला नहीं है, तो फिर हम उसकी अपनी अटेंडेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। सिटिंग प्लान को कैसे कंप्लीट करते हैं कि जो फिर हर रूम में जो नीचे प्रेजेंट जितने हैं स्टूडेंट्स उसको हम प्रेजेंट में उसकी मार्किंग करते हैं, उसके नीचे एबसेंट लिखते हैं और जितने भी उस रो में एबसेंट हैं वो लिख लेते हैं। उसके सामने फिर हमारा लास्ट जो बन जाता है, फिर हम उसमें हर पेज की टोटलिंग कर लेते हैं। जब हमने अगर हमारे पास दो शीट्स हैं, दो यानी कि 10 रोज हैं, तो दोनों शीट हमने प्रेजेंट और एब्सेंट को मार्क कर लिया है, तो फिर हम पेपर 1 और पेज 1 और पेज 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। उससे हमारे पास पूरी जो है वो क्रॉस चेकिंग भी हो जाती है कि हमने अपनी अटेंडेंस कंप्लीट किया है कि नहीं। और सेकेंडली वॉशरूम शीट में था कि मोस्टली 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स का हमने रखा होता है स्टूडेंट का कि 5 मिनट तक वो वापस आ जाए। लेकिन अगर वो 5 मिनट तक वापस नहीं आ रहा तो वो हम जाके, या तो गर्ल्स है तो गर्ल्स जाके चेक कर लें इमिजिएटर, या फिर अगर बॉयज हैं तो अगर आपके यूनिट में बॉयज नहीं है तो साथ में जो भी यूनिट होगा वो जाके चेक करें। और बाकी तो ऐसा सच पूरा हो गया था, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी देखिए कुछ है बात तो थैंक बता यू दें। सो मच। लेकिन लेकिन जस्ट एक बात, ड्यूरिंग पेपर बहुत से इन्विजिलेटर्स जो है मोबाइल यूज करते हैं। वो सबके साथ वो जो है ना मोस्टली आपको गाइड करना चाहिए कि इन्विजिलेटर मोबाइल यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग पेपर। अच्छा, मैं इसमें जो है ना सिर्फ इजाफा इसकी बात का, लास्ट बात का इजाफा इसमें करूंगा कि जो मोबाइल्स हैं, मैं आज आपको बड़ा क्लियर इस चीज के ऊपर बता रहा हूँ कि जिसका मोबाइल का मतलब हम वैसे तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वो किसी तरीके से चला गया और वो यूज करता हुआ तो उसकी ड्यूटीज कैंसिल है। ये बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, मतलब हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे। अभी इस वजह से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि बाद में आपको जो है वो इस चीज को ना हो कि यार उमर साहब ने ये बात नहीं की बताई। तो मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि वो उस ड्यूटी के वो भी कैंसिल होगी ड्यूटी उस दिन वाली जिसमें वो पकड़ा जाएगा मोबाइल यूज करता या पकड़ी जाएगी। मैं मतलब दोनों को मुखातिब हूँ, ये ना वो लड़के से समझ रहे होंगे यार मुझे मुझे मुखातिब किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बंदे को जो है वो समीर को मैं इसमें दावत देता हूँ कि समीर थोड़ा सा इसमें अपनी इनपुट दे दे, उसके बाद हम जो है वो आगे क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते। जी समीर। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ा आपने अच्छी ट्रेनिंग दी है, बड़ा मज़ा आया इस ट्रेनिंग का। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे पास है 90 के यूनिट होते हैं। बास टाइम हमारे पास इन्विजिलेटर होते हैं कम, तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि 90 के यूनिट में हम ना 2 इन्विजिलेटर दे जूनियर। बास टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें एक देना पड़ता है, और उसके अंदर जो सीनियर होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें 90 का यूनिट है, इसमें 2 इन्विजिलेटर दिए जाए हमें। जो कि लास्ट टाइम अब लॉर्ड्स के अंदर सेंटर बना था, उसमें आपको ही पता है कि इन्विजिलेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कम आए थे हमारे पास। तो उसमें अब कुछ 70 के यूनिट थे जिनमें सिंगल इन्विजिलेटर थे, जो 80 के यूनिट थे उसमें भी सिंगल सिंगल थे, तो इसको सर कवर करना होता है साथ साथ ना। और दूसरा, जैसे मिस आमना ने बताया इस चीज का कि सिटिंग प्लान करना होता है पहले। सिटिंग प्लान सर हाफ टाइम से पहले पहले करना चाहिए। मोस्टली जो इन्विजिलेटर होते हैं ना वो सिटिंग प्लान जो होते हैं ना वो 11 बजे तक लेके चले जाते हैं। तो जो ये होता है सिटिंग प्लान, ये 11 बजे से पहले पहले मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हाफ टाइम से पहले पहले इस सिटिंग प्लान को हमने कंप्लीट करना होता है। बाकी ये होता है कि सर जो लॉर्ड्स का सेंटर है ना, मतलब वो काफी दूर है, उधर इन्विजिलेटर पहुंच नहीं पाते। तो उधर जो हमारा फोकस ज्यादा होता है ना, इन्विजिलेटर उधर हमारे पास बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो हमने उस चीज को देखना होता है कि पहले हमारी कोशिश यही होती है कि 90 का यूनिट पूरा कर लें, फिर 80 का यूनिट, फिर 70 का यूनिट।
बाकी सर हर चीज़ आपने बता दिया, बड़ा अच्छा सेशन रहा। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपको सजेशन हो, आप जो है वो मुझे, मारिया और उस्मान को भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।